परछाई एपिसोड 201। अब आगे। शाम का वक्त था। अर्नव युवराज के घर की छत पर खड़ा जंगल की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में वो सवाल चल रहा था जो परसों उसने समायरा से पूछा था। अर्नव को इस बात का एहसास तो था कि समायरा के मन में उसके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन समायरा के कहे बिना इस बात पर यकीन करना अर्नव के लिए बहुत मुश्किल था। अर्नव छत पर खड़ा यही सब सोच रहा था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अर्नव सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आवाज़ सुनकर अर्नव पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सुहानी खड़ी थी। अपने ख्यालों में खोए हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब सुहानी उसके पास आ गई थी। अर्नव मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, कुछ नहीं, बस अंदर थोड़ी घुटन हो रही थी, इसलिए यहाँ ताज़ी हवा लेने आ गया। सुहानी अर्नव की आंखों में देखकर कहती है, आप परेशान लग रहे हैं, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो आप समायरा के बारे में सोच रहे हैं। अर्नव फिर से पीछे मुड़कर जंगल को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस में होना चाहिए था। इतनी आसानी से कोई मेरा चेहरा नहीं पढ़ पाता। सुहानी भी रेलिंग के पास आकर जंगल की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी का चेहरा नहीं पढ़ सकती, लेकिन आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है उससे मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि ये अक्सर मेरे चेहरे पर भी होता था। अर्नव एक फेक स्माइल के साथ कहता है, यही तो फ़र्क है हम दोनों में। ये एक्सप्रेशन कभी तुम्हारे चेहरे पर होता था, लेकिन ये मेरे चेहरे पर अब भी है। हर कोई युवराज की तरह नहीं हो सकता। अर्नव की उदासी देखकर सुहानी को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो अर्नव का मूड लाइट करने के लिए कहती है, मुझे नहीं पता था कि आपको भी युवराज सर में इंटरेस्ट है। सुहानी के ऐसा कहने पर अर्नव हल्का सा हंस देता है। सुहानी अर्नव को समझाते हुए कहती है, अर्नव सर, समायरा को टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अर्नव एक फेक स्माइल के साथ सुहानी की तरफ देखता है और फिर उसका सर थपथपाते हुए वहां से चला जाता है। आज दूसरा दिन था और समायरा ने अब तक अर्नव से कुछ भी नहीं कहा था। अर्नव जब छत से नीचे आकर अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई समायरा पर जाती है। समायरा भी अर्नव को सामने देखकर थोड़ा अनईजी फील करने लगती है। उसे अर्नव से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। समायरा बचपन से एक तांत्रिक थी और उसके पास बहुत सी शक्तियां थीं। वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं हो सकती थी। अर्नव के साथ होने से पहले उसे बहुत से काम पूरे करने थे, इसलिए चाहकर भी वो इस वक्त अर्नव को कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकती थी। समायरा आगे बढ़कर अर्नव के सामने जाकर रुक जाती है। अर्नव की नज़रें अब सिर्फ समायरा पर थी और समायरा उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उन दोनों के दिल की धड़कन एक दूसरे के पास होने की वजह से काफ़ी तेज चल रही थी। अर्नव समायरा से कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? समायरा अर्नव की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। समायरा को खामोश देखकर अर्नव उस पर कोई दबाव नहीं बनाता और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। जैसे ही अर्नव समायरा को क्रॉस करता है, समायरा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और बिना पीछे पलटे कहती है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्नव अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और समायरा के सामने जाकर कहता है, कहो। समायरा कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। समायरा इतना ही कह पाती है, तभी उन्हें सुहानी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर अर्नव और समायरा दोनों ही उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। सुहानी के पास जाकर वो दोनों देखते हैं कि सुहानी सीढ़ियों के पास जमीन पर पड़ी थी। उसके सर पर चोट लगी थी और उससे काफ़ी खून बह रहा था। अर्नव फौरन सुहानी को खुद से टिकाकर बैठा देता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, सुहानी, तुम ठीक तो हो ना? सुहानी अब पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी, उसकी पलकें भारी होने लगी थी। सुहानी अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, किसी ने फिर से मेरे साथ कुछ किया है, मेरा सर। ये कहते हुए सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर में बहुत दर्द हो रहा हो। कुछ ही देर में निशा, विवेक और युवराज वहां आ जाते हैं। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज बहुत घबरा जाता है। वो फौरन सुहानी के सर पर अपना हाथ रखकर उसकी चोट को ठीक कर देता है। उस चोट के ठीक होने के बाद भी सुहानी अपने होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर युवराज सुहानी को अपनी गोद में उठाकर विवेक से कहता है, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अर्नव युवराज की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, युवराज, मैं भी चलता हूँ, हम मेरी कार से जाएंगे। सुहानी फिर से धीमी आवाज में कहती है, नहीं, हम सब इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। वो यही चाहता है। समायरा ये सुनकर चौंक जाती है।
युवराज आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त तुम्हारी हालत बहुत खराब है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। सुहानी अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। समायरा को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त सुहानी को हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत जरूरी था। समायरा निशा और विवेक को घर में रुकने के लिए कहकर युवराज और अर्नव के साथ चली जाती है। युवराज नहीं चाहता था कि अर्नव और समायरा उनके साथ चले, लेकिन वो दोनों युवराज की एक भी नहीं सुनते। अर्नव ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। अर्नव की कार फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी। वो लोग इस वक्त जंगल के बीच रोड पर चल रहे थे। तभी अचानक से अर्नव कार की ब्रेक दबा देता है और वो कार एक झटके के साथ रुक जाती है। कार के रुकते ही युवराज को किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। वो फौरन सामने की तरफ देखता है, जिधर पहले ही अर्नव और समायरा देख रहे थे। उनके सामने 6.5 फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी रजनीश था। रजनीश उस कार की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम सबको मेरे सामने आना ही पड़ा। समायरा रजनीश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अर्नव कुछ सोचकर कहता है, क्या ये? युवराज अर्नव की बात पूरी करते हुए कहता है, सुहानी को लेने आया है। अर्नव उस आदमी को घूरते हुए कहता है, क्या मैं इसे उड़ा दूं? समायरा फौरन कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता इससे बात बनेगी। ये उसके लिए पहले से तैयार है। युवराज एक नज़र सुहानी को देखता है और कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसे मैं देखता हूँ। युवराज के ऐसा कहते ही उन तीनों को बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है और वो तीनों अपने कान जोर से बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी और वो लोग उसे सह नहीं पा रहे थे। सुहानी बैकसीट पर बेहोश पड़ी थी। जब युवराज और समायरा से वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो वो दोनों अपना कान बंद किए हुए कार से बाहर आ जाते हैं। अब उन तीनों के कान से खून बहने लगा था, उनका सर चकरा रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग की सारी नसें अभी के अभी फट जाएंगी। युवराज और समायरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो दोनों अब जमीन पर गिर जाते हैं। युवराज और समायरा को घायल देखकर रजनीश कहता है, मुझे लगा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन तुम दोनों तो बहुत कमज़ोर निकले। ये कहकर वो उस कार की तरफ बढ़ने लगता है। अर्नव अभी तक अपने होश में था, लेकिन वो आवाज़ उसके लिए भी असहनीय होती जा रही थी। अर्नव देखता है कि युवराज और समायरा सामने खड़े आदमी का सामना करने की हालत में नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सुहानी को उससे कैसे बचाए। जब अर्नव को कोई उपाय नहीं सूझता, तो वो अपना कार स्टार्ट कर देता है और उसे फुल स्पीड के साथ रजनीश की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जब वो कार रजनीश से कुछ ही फीट की दूरी पर पहुंचती है, तो रजनीश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और अर्नव की कार हवा में उड़कर के पलटी खाने लगती है। उसी बीच सुहानी कार के दरवाजे से नीचे गिर जाती है और अर्नव की कार जोर से जमीन पर गिर जाती है। रजनीश फौरन सुहानी के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। रजनीश के वहां से जाते ही वो आवाज़ बंद हो जाती है और अगले ही पल युवराज को होश आता है। आंखें खोलते ही युवराज की नज़र अर्नव की कार पर जाती है। युवराज देखता है कि उस कार में आग लग चुकी थी। वो फौरन उठकर भागते हुए उस कार की तरफ जाता है और उसका दरवाज़ा तोड़कर अर्नव को बाहर निकालता है। उस एक्सीडेंट से अर्नव को काफ़ी चोट लगी थी और अब वो बेहोश हो गया था। अर्नव को बाहर निकालते हुए ही युवराज को पता चल गया था कि सुहानी उस कार में नहीं है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि वो इंसान सुहानी को अपने साथ ले गया है। इतने में समायरा को भी होश आ जाता है। होश में आते ही वो बौखलाहट के साथ अपने आसपास देखने लगती है। उसकी नज़र युवराज पर जाती है, जो अर्नव के पास बैठा था। समायरा भागते हुए उन दोनों के पास जाती है। वो देखती है कि अर्नव अब बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी बॉडी पर कई जगह काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जिससे बहुत खून बह रहा था। अर्नव को इस हालत में देखकर समायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अर्नव को उठाकर हक कर लेती है। युवराज समायरा को ऐसा करने से रोकते हुए कहता है, रुको, मुझे इन्हें ठीक करने दो। युवराज की बात सुनकर समायरा होश में आती है और अर्नव से अलग हो जाती है। इस वक्त भी समायरा ने अर्नव का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी पलकें भीगी हुई थी। युवराज एक के बाद एक करके अर्नव के हर चोट पर अपने हाथ रखते जाता है और उसके ऐसा करने पर अर्नव की चोट ठीक होने लगती है। कुछ ही देर में अर्नव के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब भी उसे होश नहीं आता। अर्नव को होश में ना आते देख समायरा परेशान होकर युवराज से कहती है, ये होश में क्यों नहीं आ रहा?
युवराज कुछ सोचकर कहता है, इनकी चोट अब ठीक है लेकिन इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, शायद कोई इंटरनल चोट आए हो। समायरा को युवराज का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। उसका चेहरा और बर्ताव तो बिल्कुल शांत था लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को अभी खत्म कर देगा। तभी समायरा को कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए कहती है, सुहानी कहाँ है? युवराज कहता है, सुहानी को वो ले गया। ये सुनकर समायरा दंग रह जाती है। इससे पहले कभी भी सुहानी को छोटी सी भी तकलीफ होती थी तो युवराज पागल हो जाता था, और आज इस तरह सुहानी को किसी के ले जाने के बाद भी वो शांत बैठा था। लेकिन सिर्फ युवराज ही जानता था कि इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या भूचाल आया हुआ था। अगले ही पल वहां कुछ गाड़ियां आकर रुक जाती और उसके अंदर से कुछ आदमी बाहर आते हैं। युवराज अर्नव को देखकर कहता है, तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं सुहानी को लेकर आता हूँ। समायरा हैरानी से कहती है, क्या तुम जानते हो कि वो सुहानी को कहाँ लेकर गया है? युवराज कहता है, नहीं, लेकिन जान जाऊंगा। ये कहकर युवराज वहां से उठकर जाने लगता है। समायरा युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, तुमने अभी दूसरी देखा है, वो कितना ताकतवर है, शायद हम मिलकर भी उसे। समायरा इतना ही कह पाती है, तभी युवराज उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, वो मेरी सुहानी को लेकर गया है। वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। ये कहकर युवराज जंगल की तरफ बढ़ जाता है और समायरा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब युवराज की आंखों में देखते हुए समायरा को डर लगा था। जंगल की तरफ बढ़ते हुए युवराज का फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाता है उसे फोन से आवाज सुनाई देती है, सर, सुहानी मैम का लोकेशन ट्रैक हो गया है। ये सुनकर युवराज की पकड़ उसके फोन पर और भी मजबूत हो जाती है और वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, भेजो मुझे। एपिसोड 202। अब आगे। युवराज के गार्ड्स अर्नव और समायरा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और युवराज सुहानी का लोकेशन पाकर जंगल के अंदर चला जाता है। इधर जंगल में उसी झोपड़ी के अंदर सुहानी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और वो आदमी उसके पास खड़ा उसे ही एकटक देख रहा था। कुछ देर बाद सुहानी की बंद आंखों में हलचल होने लगती है और उसके चेहरे पर शिकन आने लगता है। सुहानी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहती है, युवराज सर। ये कहते हुए सुहानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने पर वो देखती है कि वो किसी बहुत ही गंदी जगह में जमीन पर पड़ी है। उसके ऊपर घास फूस का छत था और चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। उस कमरे में रोशनी काफी कम थी, वहां सिर्फ एक लालटेन जल रहा था। रजनीश उसके सर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था और सुहानी ने अब तक उसे देखा नहीं था। सुहानी अपने आसपास हैरानी से देखते हुए उठकर बैठ जाती है। वो कंफ्यूज होकर खुद से कहती है, ओह नो, मैं फिर से सपना देख रही हूँ। ये कहते ही सुहानी को एक बहुत ही सख्त आवाज सुनाई देती है, ये सपना नहीं, तुम्हारा भयानक हकीकत है। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं पर जम जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे होश आता है और वो फौरन उठते हुए पीछे मुड़कर देखती है। वहां रजनीश खड़ा था। सुहानी को रजनीश बिल्कुल याद नहीं था, इसलिए वो उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे याद था कि बेहोश होने से पहले वो युवराज की बाहों में थी। सुहानी को पता था कि कोई भी उसे युवराज की बाहों से इतनी आसानी से नहीं ले जा सकता। ये सोचकर उसे युवराज की फिक्र होने लगती है। सुहानी घबराते हुए रजनीश से कहती है, कौन हो तुम, और युवराज सर कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? रजनीश सुहानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, इस वक्त भी तुम्हें युवराज की चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। रजनीश का जवाब सुनकर सुहानी का डर उसके गुस्से में बदलने लगता है। वो रजनीश को घूरते हुए कहती है, मैंने पूछा युवराज सर कहाँ है? सुहानी की आंखों में डर कम होता देख रजनीश को गुस्सा आने लगता है और वो गुर्राते हुए कहता है, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब मैं वो करूंगा जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। ये कहते ही रजनीश अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है। दूसरी तरफ युवराज सुहानी का लोकेशन ट्रैक करते हुए जंगल के बीच में आ जाता है। युवराज अपनी पूरी ताकत से भागते हुए आया था। उस लोकेशन पर पहुंचकर युवराज हौंफते हुए अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुहानी को वहां ना पाकर युवराज और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिमाग फट जाएगा। वो पागलों की तरह इधर उधर सुहानी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है। वहां सुहानी की वही घड़ी पड़ी हुई थी जिसे युवराज ने ट्रैक करवाया था।
युवराज उस घड़ी के पास जाकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उसे उठाकर देखने लगता है। उस घड़ी को देखते हुए युवराज की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके लिए सुहानी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। इस बार युवराज जानता भी नहीं था कि आखिर वो है कौन जो सुहानी को अपने साथ लेकर गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। कुछ ही देर में युवराज अपने चेहरे पर डर और गुस्से के भाव लेकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी स्पीड से भागते हुए जंगल में सुहानी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ अर्नव हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसके कपड़े बदल दिए गए थे, क्योंकि उसके पुराने कपड़े में खून लगा हुआ था और युवराज की वजह से उसके सारे जख्म ठीक हो चुके थे। अर्नव हॉस्पिटल रूम में बेहोश था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। समायरा उस रूम के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसे अर्नव के साथ साथ युवराज और सुहानी की भी चिंता हो रही थी। इस बार जिससे उनका सामना हुआ था वो समायरा की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। समायरा को डर था कि शायद युवराज उसका सामना नहीं कर पाएगा। इस डर के साथ समायरा को इस बात की उम्मीद भी थी कि जरूरत पड़ने पर शायद पद्मिनी उनकी मदद करने आ जाए, क्योंकि इससे पहले हमेशा ऐसा ही होता आया था। समायरा के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी डॉक्टर उस रूम से बाहर आते हैं। समायरा डॉक्टर के पास जाकर कहती है, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर जवाब देते हैं, उनके सर में चोट आए हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उनकी कंडीशन कैसी है। लेकिन ये कहते हुए डॉक्टर कुछ सोचने लगते हैं। समायरा फौरन कहती है, लेकिन क्या? डॉक्टर कहते हैं, अजीब बात है, उनके सर पर इतनी ज्यादा चोट लगी है कि वो बेहोश हो गए हैं, लेकिन उनकी बॉडी में एक कट का निशान भी नहीं है। समायरा बात को बदलते हुए कहती है, टेस्ट की रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगे? डॉक्टर जवाब देते हैं, 2 घंटे लगेंगे। समायरा आगे कहती है, क्या मैं अर्नव के पास जा सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं, आप जा सकती हैं। ये सुनकर समायरा फौरन उस रूम के अंदर चली जाती है। अर्नव को इस तरह बेहोश देखकर समायरा को बहुत तकलीफ होती है और फिर से उसकी आंखें भर आती है। वो धीरे धीरे चलकर अर्नव के पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसके चेहरे को एकटक देखने लगती है। अर्नव को देखते हुए समायरा के दिमाग में शुरू से अब तक उसके और अर्नव के मोमेंट्स चल रहे थे। उसका पहली बार अर्नव से मिलना, जब वो रोड पर बेहोश पड़ा था, अर्नव का समायरा का ख्याल रखना जब वो हॉस्पिटल में थी, उसका समायरा को संभालना जब वो अपने माँ की मौत की वजह से सदमे थी, अर्नव का समायरा से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना और समायरा का अर्नव को छोड़कर चले जाना। ये सब सोचते हुए समायरा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो किसी भी हालत में अर्नव को ठीक होते देखना चाहती थी। अर्नव ही एक इंसान था जिसने उसकी इतनी खामियों के बावजूद बिना कोई सवाल किए हमेशा उसका साथ दिया था, लेकिन इस वक्त समायरा उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इधर उस झोपड़ी में सुहानी जमीन पर बैठी थी। वो वहां से उठकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी है और चाहकर भी हिल नहीं पा रही है। उसके सामने एक हवन कुंड था और उस हवन कुंड की दूसरी तरफ रजनीश बैठा कुछ मंत्र जाप कर रहा था। सुहानी लगातार चीखते हुए किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक सुहानी के चीखने से इरिटेट होकर रजनीश उससे कहता है, तुम्हारे इतनी चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इस झोपड़ी से बाहर नहीं जा सकती। सुहानी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। कुछ देर रुको, युवराज सर बस आते ही होंगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर रजनीश को हंसी आ जाती है और वो आगे कहता है, वो लड़का मेरे सामने कुछ पल भी नहीं टिक पाया था, वो क्या तुम्हें मुझसे लेकर जाएगा? शायद तुम जानती नहीं कि तुम्हें ढूंढते हुए वो कई बार यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन अब तक वो इस झोपड़ी को देख पाया है। सुहानी हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर रजनीश को देखने लगती है। रजनीश आगे कहता है, तुमने अब तक सिर्फ कुछ बच्चों को देखा है जिनके पास थोड़ी सी शक्तियां हैं। ये दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ कितने शक्तिशाली लोग हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुहानी रजनीश को घूरते हुए कहती है, तुम युवराज सर को जानते नहीं हो। रजनीश अपने हाथ में एक धारदार चाकू लेकर वहां से उठ जाता है और सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हो सकता है, लेकिन मुझे उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी ज़रूरत है और वो ज़रूरत आज मैं पूरी कर लूँगा। ये कहकर रजनीश सुहानी के पास आकर घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी रजनीश के हाथ के चाकू को देखते हुए कहती है, ये तो तुम क्या कर रहे हो?
रजनीश एक हाथ से सुहानी की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से चाकू सुहानी की गर्दन और रखते हुए कहता है, इसे बलि देना कहते हैं। आज मैं तुम्हारी बलि देकर अपनी इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। ये सुनकर सुहानी बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखते हुए युवराज को आवाज देने लगती है। रजनीश हंसते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं, मैंने कहा ना, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। सुहानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं मार सकते। रजनीश सुहानी की गर्दन पर उस चाकू को गिराते हुए कहता है, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। रजनीश के ऐसा करने से सुहानी की गर्दन पर कट बनने लगता है, जिससे खून बहना शुरू हो जाता है। तभी रजनीश को अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुमने इसे छूने की हिम्मत भी कैसे की। वो आवाज सुनकर रजनीश वही फ्रीज हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वहां का माहौल अब काफी ठंडा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह और भी ज्यादा शांत हो गई हो। उस झोपड़ी के अंदर अब सुहानी और रजनीश की सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वो आवाज सुनकर और रजनीश को इस तरह से कांपते देखकर सुहानी की नजरें उस आवाज का पीछा करने लगती है। अपने सामने देखकर सुहानी का गला सूख जाता है और उसकी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसके सामने वही साया था जो गुस्से से गुर्रा रहा था। उस साए के पास वही आदमी खड़ा था जो उस दिन सुहानी को लेने के लिए आया था। रजनीश अपना हाथ वापस लेते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगता है। वैसे तो उसको पहले ही पता चल गया था कि उसके पीछे कौन खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस साए पर पड़ती है, डर से उसकी रूह कांप जाती है। रजनीश बिना देरी किए उस साए को देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इसके आसपास भी नहीं दिखूंगा। उस साए से आवाज़ आती है, तुमने सच कहा, आज के बाद तुम इसके आसपास नहीं दिखोगे। रजनीश लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। सुहानी ये सब डर और हैरानी के साथ देख रही थी। उस साए को इस तरह अपने सामने देखकर वो भी बुरी तरह से डर गई थी। उस साए से फिर से वही भयानक आवाज आती है, रक्षित, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। रजनीश उस साए से बार बार उसे न मारने की भीख मांग रहा था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था कि अब काफी देर हो चुकी है। उस साए के कहने पर रक्षित अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही पल बाद रक्षित एक झटके से अपना हाथ सीधा कर देता है। रक्षित के ऐसा करते ही उस झोपड़ी के अंदर एक तरह का एनर्जी ब्लास्ट होता है और उस झोपड़ी के साथ साथ रजनीश के शरीर के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर सुहानी चीखते हुए अपना सर पकड़कर नीचे झुका लेती है। रजनीश के खून के छींटे सुहानी की बॉडी पर भी पड़ जाते हैं। एक पल में वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। अब उस जंगल में झोपड़ी और रजनीश दोनों ही नहीं थे। कुछ देर बाद सुहानी अपना सर उठाकर अपने आसपास देखने लगती है। उसे चारों तरफ अंधेरा और वो घना जंगल दिखाई दे रहा था। सुहानी के सामने अभी भी वो साया हवा में था और रक्षित जमीन पर खड़ा उसे ही देख रहा था। आज पहली बार सुहानी अकेले उस साए के सामने खड़ी थी। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आज उसे अपने बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जब सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो वहां से भागने लगती है। जैसे ही सुहानी कुछ कदम आगे बढ़ाती है, उसके सामने एक और भयानक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने उसे देखकर सुहानी फिर से चीखते हुए पीछे आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से भागने की कोशिश करती है। इस बार उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह से सुहानी अब हर तरफ से कई लोगों से घिर चुकी थी, जो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रहे थे। सुहानी को अब समझ आ गया था कि वो इस तरह भागकर नहीं बच सकती। वो परेशान होकर वहीं खड़ी थी। तभी उस साए से फिर से एक आवाज आती है, तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकती, ये सब मेरे रक्षक है और ये तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सुहानी डर और गुस्से के साथ चीखते हुए कहती है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो तुमने मुझे उससे क्यों बचाया। उस साए से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। सुहानी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, उस रात तुम मुझे मारना चाहते थे। मुझे मारने के लिए ही तुमने उस प्रेत को मेरे पीछे लगाया था। तुम तो मेरा वंश ही खत्म कर देना चाहते हो। वो साया हवा में ही सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ, पहले मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम जिंदा रहकर भी मेरे बहुत काम आ सकती हो। सदियों बाद मैंने किसी को देखा है जो मुझसे इस हद तक जुड़ा हुआ है।
ये सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है और उसे याद आता है कि वो किसी न किसी तरह से उस साए से जुड़ी हुई है। यही सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, क्या तुम ये बात जानते हो? वो साया कहता है, तुम्हें क्या लगता है? सुहानी उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे शिकार क्यों देख सकती हूँ? मैं मृदुला के शिकार कैसे देख सकती थी? उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं ही उन्हें मार रही हूँ? हमारे बीच ये कनेक्शन क्यों है? उस साए से फिर से आवाज़ आती है, क्योंकि तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।